Good morning, children. Class 6th. Welcome back to your social studies classes or your SST classes. So class, we are studying lesson number 1 in your subject. और पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था अबाउट दी सोलर सिस्टम, और हम लोग ये वाला टेबल पढ़ रहे थे। इस टेबल में हमने मरकरी और वीनस के बारे में समझ लिया था। अर्थ के बारे में हमने आप लोगों को बताया था कि अर्थ के बारे में हम लोग डिटेल एनालिसिस करेंगे, बिकॉज दिस इज द ओनली प्लैनेट वेयर सर्वाइवल कैन बी डन। देखिए, अर्थ एकमात्र ऐसा प्लैनेट है, एकमात्र ऐसा ग्रह है पृथ्वी जहाँ पर जीवन संभव है, क्योंकि यहाँ पर मिट्टी है, सॉइल है फॉर एग्रीकल्चर, पानी है, पानी के बिना कोई जीवित नहीं रह सकता है, और क्या है, यहाँ पे एटमॉस्फेयर है जिसमें ऑक्सीजन गैस है, और ऑक्सीजन गैस के बिना सांस लिए हम लोग जी नहीं सकते हैं। तो अर्थ जो है वो बिल्कुल अपने आप में यूनिक प्लैनेट है। यूनिक मतलब सबसे भिन्न है, सबसे अलग है। सबसे अलग क्यों है? क्योंकि यहाँ पर ही एक जीवन संभव है इसी प्लैनेट पे, और अदर प्लैनेट्स पे जीवन संभव नहीं है, वहाँ पे कोई जी नहीं सकता है लंबे समय तक। चलो, तो अर्थ के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। कम टू पेज नंबर 6। पेज नंबर 6 पे आ जाएंगे सब लोग। चलो, अर्थ की कहानी। डिस्टेंस फ्रॉम द सन से दूरी इसकी कितनी है? 1496 लाख किलोमीटर। सूर्य से पृथ्वी कितनी दूर पर है? 1496 लाख किलोमीटर पे। चलो, रिवॉल्यूशन कितने दिन में करता है ये? कितने दिन में? रिवॉल्यूशन और रोटेशन में बताया था ना, रिवॉल्यूशन करने में ये 365 डेज लगाता है। ठीक है, कितना लगाता है? 365। तो सपोज ये हमारा क्या है? सन। ये क्या है? हमारे सन है, ये हमारा है अर्थ। ये क्या हो गया? अर्थ। अब ये जो अर्थ है ये क्या करेगा? ये सन के अराउंड घूमता है गोल गोल अपनी ऑर्बिट में। ऑर्बिट मतलब हमने आपको बताया था ना, अपनी ऑर्बिट मतलब ये अपने घर में ही घूमेगा और किसी के अदर प्लैनेट के ऑर्बिट में ही नहीं जाएगा। तो सन के अराउंड अर्थ गोल गोल घूमता है, एंड दिस प्रोसेस इज रेफर्ड टू एज रिवॉल्यूशन। ठीक है, इसको हम लोग रिवॉल्यूशन कहते हैं। तो ये अर्थ गोल गोल घूमता है। अर्थ सन का रिवॉल्यूशन करने में, एक बार परिक्रमा लगाने में ये कितने दिन लगाता है? 365 डेज। कितने दिन लगाता है? 365 डेज। इनफैक्ट सही में तो ये जानते हैं कितना लगाता है? 365 एंड 1/4 डेज। ठीक है, 1/4, इसको हम लोग क्वार्टर करते हैं, 1/4 दिन। लेकिन अब इसको हम लोग दिन के पर्सपेक्टिव में नहीं दिखा सकते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं बच्चों? जो हमारा साल होता है, देखो वो 365 डेज का होता है, और ये 1/4 जो है, हम इसको जब 4 बार जोड़ देते हैं तो 1/4 को 4 बार जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा? एक दिन। एक दिन को 1 मोर डे हम लोग किसमें दिखा देते हैं? 1 मोर डे हमारा कौन होता है? दैट इज द लीप ईयर। 1 मोर डे हम लोग ऐड कर देते हैं। किसमें ऐड कर देते हैं? लीप ईयर में। और लीप ईयर में हमारा फरवरी में जो महीना होता है, फरवरी का महीना, उसमें कितने दिन हो जाते हैं? फरवरी में 29 डेज हो जाते हैं। तो अब समझ में आया कंसेप्ट कि जो हमारे साल में 365 दिन होता है वो क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड सन। ठीक है, तो ये हो गया रिवॉल्यूशन की कहानी। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड। नाउ कम टू रोटेशन। रोटेशन कितने दिन में करता है? अर्थ 1 दिन में। अब ये है अर्थ। ठीक है, कौन है ये? हमारे अर्थ कौन है? ठीक है ना, ये अपनी एक्सिस पर ही घूमते रहते हैं। ठीक है, ये घूम रहे अपनी एक्सिस पे, ये ऐसे करके घूम ले रहे। इसको घूमने में कितना दिन लगाते हैं? 1 डे। कितना दिन लगाते हैं? 1 दिन। तो ये हमारा सन है। कौन है ये? सन। ये अपनी एक्सिस पे घूम रहा है। ठीक है, और इस वजह से जो पार्ट अर्थ का सन के सामने आ रहा
वो क्या हो जा रहा है, डे पोर्शन, क्योंकि यहाँ पे सीधे सूरज की किरणें उसके ऊपर पड़ रही है, अर्थ के ऊपर। तो जो पोर्शन हमारे अर्थ का सन के सामने आ जा रहा है वो हो गया डे टाइम, और जो पीछे आ गया ये वाला पोर्शन, ये क्या हो जाएगा, नाइट टाइम। ये क्या हो गया, डे टाइम। इसीलिए हमारे वर्ल्ड में, हमारे संसार में, दुनिया में क्या होता है कि अलग अलग कंट्रीज में दिन और रात का टाइम अलग अलग होता है, बिकॉज ऑफ रोटेशन। रोटेशन से क्या होता है बच्चों, जो पोर्शन अर्थ का सन के सामने आ गया वहाँ पे क्या हो गया, दिन हो गया, जो पीछे चला गया वो हो गया नाइट। ठीक है ना। तो आप लोग कभी सुनते होंगे कि अमेरिका में रात हुई थी, और आप लोग किसी से अगर अमेरिका में फ़ोन करो तो वो बोलेगा यहाँ पे तो रात हुई है, और आप फ़ोन कर रहे हो तो आप सुबह फ़ोन कर रहे हो उसको, आपके देश में सुबह हुआ है। तो दिस इज बिकॉज ऑफ व्हाट, बिकॉज ऑफ रोटेशन। तो एक दिन में इसी वजह से दिन और रात हो पाता है, बिकॉज ऑफ रोटेशन। एक दिन में चूंकि अर्थ रोटेट करती है ऑन इट्स ओन एक्सिस। नंबर ऑफ नेम्ड सैटेलाइट्स कितना दिया गया है, 1। पृथ्वी का जो सैटेलाइट उपग्रह है उसका नाम हमने आपको क्या बताया, मून। तो चंद्रमा जो है वो पृथ्वी का क्या हो गया, मून इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ। समझ गया, इसको समझना बहुत जरूरी था, अर्थ को समझना बहुत जरूरी है। चलो ये हो गई अर्थ की कहानी। उसी तरीके से मार्स को भी देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है 2279 687 डेज 24.6 आवर्स, और मार्स के 2 सैटेलाइट्स हैं। जुपिटर को देख लीजिए 7783 11.9 ईयर्स 9.8 आवर्स, और कितने सैटेलाइट्स हैं जुपिटर पे, 79। तो पूरे सोलर सिस्टम में सबसे ज़्यादा सैटेलाइट्स कौन से प्लैनेट के हैं, जुपिटर। सैटर्न 14270 29.5 ईयर्स 10.2 आवर्स, और इसके कितने हैं, सैटर्न के कितने सैटेलाइट्स हैं, 82। सबसे ज़्यादा सैटर्न के हो गए, क्लियर। यूरानस 28 710 84 ईयर्स 17.9 आवर्स, और सैटेलाइट्स 27। नेपट्यून देखो, नेपट्यून का डिस्टेंस फ्रॉम द सन इसका जस्ट डबल हो जा रहा है, यूरानस का जस्ट डबल, इसलिए इसका सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट ऑर्बिट होगा। 59,130 165 ईयर्स 19.1 आवर्स, और 14 सैटेलाइट्स हैं इसके, नेचुरल सैटेलाइट्स। क्लियर, ओके। तो ये हो गई आपकी पृथ्वी की कहानी। अब आ जाओगे ड्वार्फ प्लैनेट्स पे। प्लैनेट्स पढ़ लिया, अब ये ड्वार्फ प्लैनेट क्या होता है इसको देखोगे। क्लियर, चलो, ड्वार्फ प्लैनेट्स। अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन IAU, a planet should fulfill the following criteria in order to be classed as a dwarf planet. तो बच्चों, हर चीज़ का कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। अगर आप आज क्लास 6th में हो तो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि आप क्लास 5th को आप पास कर लिए होना चाहिए। ठीक है, तो उसी तरीके से किसी भी प्लैनेट को प्लैनेट होने के लिए कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। सबसे पहला, इट इज़ एन ऑर्बिट अराउंड द सन, कि वो सन के अराउंड उसका ऑर्बिट होना चाहिए। ठीक है, लाइक दिस, उसका ऑर्बिट होना चाहिए। दूसरा, इट इज़ हैवी एनफ टू क्रिएट इट्स ओन ग्रेविटी। अब सन के अराउंड अगर वो मूव कर रहा है तो वो अपनी ऑर्बिट में से वो निकल के कहीं जाएगा नहीं, अगर निकल के चला गया तो वो प्लैनेट नहीं है। इट इज़ नॉट अ सैटेलाइट ऑफ अ प्लैनेट, और ये किसी प्लैनेट का सैटेलाइट नहीं होना चाहिए। जैसे कि अर्थ है, अर्थ पे सैटेलाइट का नाम क्या है, मून। तो मून अब प्लैनेट नहीं हो सकता है, ये सिर्फ एक सैटेलाइट है अर्थ का। क्लियर, इट हैज नॉट क्लियर द नेबरहुड अराउंड इट्स ऑर्बिट। और ये जैसे सपोज ये सन है, एक प्लैनेट की ऑर्बिट है और ये दूसरे प्लैनेट की ऑर्बिट हो गई। क्लियर, तो ये नहीं कि ये अपने घर में निकल के यहाँ पहुंच जाए,
ऐसा नहीं होना चाहिए। प्लूटो वॉज कंसिडर्ड अ प्लैनेट सिंस इट्स डिस्कवरी इन 1930। तो 1930 में प्लूटो का डिस्कवरी हुआ। प्लूटो को एक प्लैनेट माना जाता था। However, on 24 August 2006, किस दिन? 24 अगस्त 2006 क्या हो गया? IAU International Astronomical Union reclassified it as a dwarf planet as it did not fulfill the criteria for being a full-fledged planet. देखो प्लूटो क्या हुआ, अपने ऑर्बिट से निकलकर दूसरे ऑर्बिट में चला गया। ठीक है, जैसे आप अपने घर में रहते हो, मैंने आप लोगों को ये एग्जाम्पल दिया था, आप अपने कमरे से निकल के भैया के कमरे में चले जाओगे तो आपको अच्छा बच्चा निकाल जाएगा। उसी तरीके से प्लूटो अपने ऑर्बिट से निकल करके दूसरे ऑर्बिट में चला गया। तो इसलिए इसको क्या कह दिया गया कि भाई आप सारी चीज़ें यहाँ पे जो भी चीज़ें लिखी गई हैं प्लूटो के लिए, आप सब कुछ तो फॉलो कर रहे हो, लेकिन आप अपने ऑर्बिट से निकल के दूसरी के ऑर्बिट में चले गए। तो आप प्लैनेट तो हो, लेकिन आप ड्वार्फ प्लैनेट हो। ठीक है, ड्वार्फ मतलब होता है बौना। ठीक है, आप पूरी तरीके से प्लैनेट नहीं हो, आप ड्वार्फ प्लैनेट हो। However, on 24 August 2006, reclassified it as a dwarf planet as it did not fulfill the criteria for being a full-fledged planet. The asteroid Ceres and an icy object Xena 2003 UB313 have joined Pluto as dwarf planets. अब प्लूटो के साथ दो और कौन-कौन से dwarf planets हैं? एस्टेरॉइड सीरीज और icy object Xena। चलो ये हो गई हमारी ड्वार्फ प्लैनेट की कहानी। अब आ जाओ और The Earth is the fifth largest and third nearest planet from the Sun. तो सन के बाद देखो मरकरी आया, वीनस, फिर अर्थ। तो अर्थ तीसरे नंबर पे आ गया और ये फिफ्थ लार्जेस्ट है। फिफ्थ लार्जेस्ट मतलब एरिया वाइज। इट इज स्लाइटली फ्लैटेंड एट दी पोल्स। ठीक है, तो हमारा जो अर्थ है वो टोटल सर्कुलर शेप में नहीं है, सर्कल में नहीं है, यहाँ पे थोड़ी थोड़ी सी फ्लैट है। जैसे ऑरेंज का शेप होता है ना, संतरा, किस तरीके का शेप? ऑरेंज का। संतरा देखा है ना, संतरे में क्या होता है? ऊपर नीचे यहाँ पे थोड़ा सा दबा हुआ होता है, फ्लैटेंड होता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है देखिए, it is slightly flattened at the poles, that is why it is described as a bit orange shaped. Probably Earth is the only known planet with ample water and air around it. तो सिर्फ अर्थ पर ही ऐसा संभव है, जीवन संभव है, जहाँ पे पानी और आपको ऑक्सीजन मिलेगा। The Earth is neither too hot nor too cold. अर्थ पर बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं है, बहुत ज़्यादा ठंडी भी नहीं है। Because of these reasons, the Earth is a unique planet in the solar system. ठीक, अपने आप से सबसे अलग है ये। Following are the conditions which favor the existence of life on Earth. पृथ्वी पर जीवन क्यों संभव है ये देखिए। Moderate temperature, यहाँ का जो तापमान है वो क्या है? Moderate है, मीडियम लेवल का है। Earth is the third planet from the sun and it enjoys a moderate average temperature of 14 degree Celsius, which is neither too hot nor too cold. Availability of water, पानी हमें मिलता है यहाँ पे। Water is found in large quantity on the Earth, which is required by all living beings to live. बिना पानी कोई जी नहीं सकता। फेवरेबल एटमॉस्फेयर में देख लीजिए, अर्थ कंटेन्स द राइट मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन। अब जो हमारे गैसेज हैं वो भी अच्छे हैं, जैसे कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और अदर गैसेज। इस वजह से हमें यहाँ पे जीवन संभव है। अर्थ रिफ्लेक्ट्स अ मिक्सचर ऑफ ग्रीन एंड ब्लू। अच्छा, जब अर्थ को देखोगे तुम ऊपर सैटेलाइट से, तो एक ग्रीन और ब्लू कलर का हमारा अर्थ दिखाई पड़ेगा। लाइट ब्लू बिकॉज ऑफ द ओशियंस। लाइट ब्लू ये क्यों दिखता है? बिकॉज ऑफ ओशियन वाटर की वजह से। एंड ग्रीन बिकॉज ऑफ द वेजिटेशन। और ग्रीन क्यों दिखता है? बिकॉज ऑफ वेजिटेशन। वेजिटेशन मतलब खेती। इट इज समटाइम्स कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट। इसीलिए अर्थ को कभी कभार ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है। दिस लेयर ऑफ गैसेस इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर विच इज सुटेबल फॉर ब्रीथिंग। तो जितने भी गैसेस हैं, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, अदर, इन सारे के लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर। और इट इज सुटेबल फॉर ब्रीथिंग। हम लोग सांस इस वजह से ले पाते हैं। चलो सैटेलाइट्स। अभी सैटेलाइट्स क्या होती है ये देख लो। सैटेलाइट्स को हिंदी में क्या बताते हैं? उपग्रह। हाँ, चलो सैटेलाइट्स। The word satellite is derived from the Latin word satellis, meaning a companion or an attendant. Satellites are small heavenly bodies which revolve around the planets. तो अब जिस तरीके से सन के अराउंड हमारे प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं, उसी तरीके से प्लैनेट्स के अराउंड जो रिवॉल्व करता है वो कौन है? सैटेलाइट्स। मून इज द सैटेलाइट ऑफ अर्थ। मैंने बताया आप लोगों को, लाइक प्लैनेट्स दे ऑल्सो डू नॉट हैव एनी हीट और लाइट ऑफ देयर ओन।
तो जिस तरीके से प्लैनेट्स की अपनी कोई हीट लाइट नहीं होती है, वो सन से बोरो करते हैं, सन से मांगते हैं, उसी तरीके से सैटेलाइट्स की भी कोई अपनी हीट और लाइट नहीं होती, वो किससे मांगेंगे? वो भी सन से हीट और लाइट मांग के उसको रिफ्लेक्ट करते हैं। अब आ जाओ मून पे। मून, आवर अर्थ हैज ओनली वन सैटेलाइट विच इज द मून। डायमीटर ऑफ द मून इज अबाउट 1/4 ऑफ द अर्थ्स डायमीटर। डायमीटर ऑफ मून, आप ये सर्किल है, ये क्या है इसका टोटल लॉन्गेस्ट लाइन होती है, वो क्या होती है? डायमीटर। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हुआ कि डायमीटर जो है मून का वो 1/4 है ऑफ, मतलब अर्थ जो है वो मून से कितना बड़ा है? 4 टाइम्स। ठीक है, अर्थ जो है वो मून से कितना बड़ा हो गया? 4 गुना ज्यादा बड़ा है। क्लियर हो गया? बट इट अपीयर्स ऑलमोस्ट एज बिग एज द सन बिकॉज इट इज नियरर टू आवर प्लैनेट देन अदर सेलेस्टियल बॉडीज। अब देखो, हमारी जो मून है वो हमको अर्थ के बराबर ही दिखाई पड़ती है, जबकि मून अर्थ से 4 गुना छोटी है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अर्थ के सबसे नजदीक कौन है? मून, और हम उसको जब देखते हैं तो हमें लगता है कि तो अर्थ के बराबर है ना, और बाकी सारी चीजें दूर हैं इसलिए हमें छोटी लगती हैं। इट इज अबाउट 3,84,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम दी अर्थ। द मून टेक्स अबाउट 27 डेज टू मूव अराउंड दी अर्थ। तो अब मून भी अर्थ के अराउंड पर रिवॉल्व करेगा। हमें बताना आप लोगों को कि जो प्लैनेट्स हैं उसके अराउंड सैटेलाइट्स रिवॉल्व करते हैं। मून कितना दिन लगाता है अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करने में? 27 डेज। एंड इट टेक्स एग्जैक्टली द सेम टाइम टू कंप्लीट अ सिंगल रोटेशन। और 27 दिन में ही अपने एक्सिस पर भी रोटेट कर पाता है। ये हमारा मून है। ठीक है, कौन है हमारा? मून। तो ये अपनी एक्सिस पे जो ये रोटेट कर रहा है, इसके लिए भी इसको 27 डेज लग गए। और जो ये अर्थ है, ये मून अर्थ के अराउंड भी रोटेट करने में कितना दिन लगा देगा? 27 डेज। ओके, हेंस वी ऑलवेज सी ओनली वन साइड ऑफ द मून। इस वजह से हमें हमेशा क्या दिखाई पड़ता है? ओनली वन साइड ऑफ द मून। द मून डज नॉट हैव कंडीशंस फेवरेबल फॉर लाइफ। अब चंद्रमा पे क्या है? जीवन संभव नहीं है। इट हैज नीदर वाटर नॉर एयर। वहाँ पे पानी और हमको हवा भी नहीं मिलेगी। इट हैज माउंटेन, प्लेन्स, क्रेटर्स ऑन इट्स सरफेस। तो माउंटेन्स आपको मिल जाएंगे, प्लेन्स मिल जाएंगे। दीज कास्ट शैडोज ऑन दी मून सरफेस। और इस वजह से क्या होती है? परछाई बन जाती है। ठीक है, चंद्रमा की परत पे। दैट इज वाई इफ वी लुक एट द मून वी सी डार्क स्पॉट्स ऑन इट्स सरफेस। तो जब रात में चंद्रमा को देखोगे खूब ध्यान से तो उस पर तुमको डार्क स्पॉट्स दिखेंगे। क्या होती है? वो परछाई होती है। किन चीज़ों की? माउंटेन्स, प्लेन्स, इन सब चीज़ों की। सिंस द मून हैज नो एटमॉस्फेयर, डेज आर वेरी हॉट व्हाइल नाइट्स आर एक्सट्रीमली कोल्ड। अब मून का कोई एटमॉस्फेयर नहीं होता है, इस वजह से डेज जो होते हैं वो बहुत गर्म होते हैं और रात में बहुत ठंडी हो जाती है। साइंटिस्ट हैव सेंट मेनी स्पेसक्राफ्ट टू द मून टू गैदर मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट इट। साइंटिस्ट ने बहुत सारे स्पेसक्राफ्ट भेजे मून में ताकि मून के बारे में और सब चीज़ें पता चल पाए। फेजेस ऑफ द मून एज सीन फ्रॉम द अर्थ। तो हम लोग जब पृथ्वी से देखते हैं तो इस तरीके से कुछ फेसेस होते हैं ना। देखो, ये देखो, अमावस्या की रात में चंद्रमा इतना छोटा होता है, फिर धीरे धीरे बढ़ता जाता है, फिर पूर्णिमा की रात को एकदम अपने पूरी आकार में आ जाता है, फिर धीरे धीरे घटता जाता है। इंडियंस हैव बीन फैसिनेटेड बाय द मून फ्रॉम एंशिएंट डेज। इट इज इन इट्स अटेम्प्ट टू रीच द मून, इंडिया सेंट चंद्रयान 1 in 2008 एंड चंद्रयान 2 in 2019। तो हम लोगों ने, भारतवासियों ने, हमारा जो इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, उसने चंद्रयान 1 नामक स्पेसक्राफ्ट भेजा मून पे। कब? 2008 में। चंद्रयान 2 भेजा 2019 में। क्लियर? और हमें 2019 में सफलता मिली और हम लोगों ने मून के बारे में बहुत कुछ जाना। अब आ जाओ एस्टेरॉइड्स। अब ये क्या होते हैं? There are several small celestial bodies apart from the stars, planets, satellites which also move around the sun. These bodies are called asteroids or planetoids. They are found between the orbits of Mars and Jupiter. तो एस्टेरॉइड्स जो है मार्स और जुपिटर के बीच में पाई जाने वाली कुछ क्षुद्र ग्रह है। क्षुद्र ग्रह मतलब पूरी तरीके से प्लैनेट नहीं है, लेकिन स्फेरिकल बॉडीज हैं, हेवनली बॉडीज। दे आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर। अंडरलाइन कर लीजिए इसको, मार्स और जुपिटर के बीच में पाई जाती है।
अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट एस्ट्रॉइड्स आर पार्ट ऑफ अ प्लैनेट विच एक्सप्लोडेड मेनी ईयर्स बैक। साइंटिस्ट ये बताते हैं कि एस्ट्रॉइड जो है, जैसे कोई बहुत पहले बहुत पुराने ज़माने में प्लैनेट्स होते होंगे, जब वो फूट गए तो एस्ट्रॉइड्स बन गए छोटे छोटे। अब मेटियोरॉइड्स, meteoroids are the small pieces of rocks and dust which move around the sun। तो जो rocks और dust के जो pieces हैं जो sun के around move करते हैं वो होते हैं meteoroids। Sometimes these meteoroids come near the earth and enters the earth's atmosphere with high velocity and due to the friction get heated up and burn। It causes a flash of light। Sometimes a meteor fall on the earth and creates a crater without being completely burned। कभी कभार meteoroids जो हैं वो अर्थ पर भी गिर जाते हैं और जब वो चूंकि वो पूरी जल नहीं पाते हैं इस वजह से वो क्या क्रिएट कर देते हैं अर्थ पे, क्रेटर। इट इज़ ऑल्सो नोन बाय अनदर पॉपुलर नेम शूटिंग स्टार। और मेटेओराइड्स को हम लोग शूटिंग स्टार के नाम से भी जानते हैं। शूटिंग स्टार क्यों? क्योंकि वो गिरते हैं अर्थ पे, वो चमकते बहुत ज़्यादा है, बर्न पूरा नहीं हो पाते हैं इस वजह से। कॉमेट्स, कॉमेट्स आर ग्लोइंग सेलेस्टियल बॉडीज रिवॉल्विंग अराउंड द सन इन एलोंगेटेड ऑर्बिट्स। तो कॉमेट जो है उनका पूंछ की तरीके से उनका शेप होता है ना, लाइक टेल लाइक शेप, इस तरीके से होते हैं कुछ, ठीक है। अ कॉमेट इज एन आइसी स्मॉल सोलर सिस्टम बॉडी दैट व्हेन क्लोज एनफ टू द सन डिस्प्लेज अ विजिबल कोमा, अ थिन फजी टेम्पररी एटमॉस्फेयर। थिन फजी मैंने बताया ना, थिन होती है, पतली होती है, फजी लाइन एलोंगेटेड, ठीक है। एंड समटाइम्स आल्सो अ टेल। दिस फिनोमेना आर बोथ ड्यू टू द इफेक्ट्स ऑफ सोलर रेडिएशन एंड सोलर विंड अपॉन द न्यूक्लियस ऑफ द कॉमेट। Comet nuclei range from a few hundred meters to tens of kilometers across. They are composed of loose collections of ice, dust and rocky particles. Comets भी क्या है? Dust particles का combination, ice का और rocky particles का combination है। Comets have a wide range of orbital periods ranging from a few years to hundreds of thousands of years. Halley's comet is a good example of periodical comets. तो Halley's comet जो एक अच्छा example है periodical comet का। It appears regularly every 76 years। 76 साल में एक बार देखने को मिलता है Halley's comet। It was last sighted in 1986। तो पिछले टाइम कब दिखाई पड़ा था? 1986 में। तो 1986 में जरा 76 जोड़ना, क्योंकि 76 ईयर्स के बाद देखने को दोबारा मिलेगा, तो हमें बताना कि अब कब देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें आप आज जब भी आप लोग इस वीडियो को देखिएगा तो आप लोग हमें ये बताइएगा कि जो नेक्स्ट हैलीज कॉमेट है वो अब हमें कब दिखेगा। लास्ट टाइम कब दिखा था? 1986 में। इसमें 76 जोड़ दोगे तो जो भी सन आएगा, जो भी ईयर आएगा, उसी टाइम पे अब दिखेगा। नो मोर द साइंस ऑफ द स्टडी ऑफ द सेलेस्टियल बॉडीज इज नोन एज एस्ट्रोनॉमी। सेलेस्टियल बॉडीज की पढ़ाई को हम लोग एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। डिस्पाइट द ग्रेट टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस मेड इन वेरियस फील्ड्स, दिस साइंस स्टिल फैसिनेट्स पीपल। लोग अभी भी इसको पढ़ना चाहते हैं। आर्यभट्ट gave new dimensions to astronomy with his knowledge of mathematics। आर्यभट्ट ने एस्ट्रोनॉमी और उनकी जो नॉलेज थी मैथमेटिक्स की, इनको जोड़ करके उन्होंने बहुत सारे एस्ट्रोलॉजी के बारे में बताया। क्लियर? चलो, टू रिमेंबर, खुद से पढ़ना। एक्सरसाइजेस हम लोग करेंगे इन द फॉर्मेट ऑफ PDF। ओके, थैंक यू।